नमस्कार। आइए देखते हैं कि हिंदी भाषा में वर्ण, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। संबंधित कंसेप्ट देखते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स क्या हैं। वर्ण। वर्ण का अर्थ है अक्षर। वर्ण या अक्षर वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। वर्ण या अक्षर वह मूल ध्वनि होती है जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, जैसे ई, जैसे उ। इसको और भागों में नहीं बांटा जा सकता। वर्णों के समूह को इस प्रकार से, जैसे 1, 2, 3, ये अपने आप में एक अक्षर एक मूल ध्वनि है, ऐसे ही जो समूह है, पूरे वर्णों का पूरा समूह, उसी को हम कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। हर भाषा की अपनी वर्णमाला, अपना अक्षर समूह होता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण या अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण या अक्षर हैं। स्वर की बात करते हैं। स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो आप कुल मिलाकर देखें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कुल 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। और व्यंजन, व्यंजन की बात करें तो क, ख, ग, घ, अंगा, ये क वर्ग कहलाता है। च, छ, ज, झ, इया, ये च वर्ग कहलाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये ट वर्ग कहलाते हैं। त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग में आते हैं। प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग कहलाते हैं, क्योंकि प इस समूह का पहला अक्षर है तो इसको प वर्ग कहेंगे। वैसे ही त, थ, द, ध, न में प्रथम अक्षर त से शुरू हो रहा है, इसलिए त वर्ग कहलाता है ये। और अंतिम में हम देखें य, र, ल, व, श, स और ह, तो ये सारे जो ध्वनियां हैं ये सारे व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं क वर्ग है, क के बाद च वर्ग है, च के बाद ट वर्ग है, ट के बाद त वर्ग है और त के बाद प वर्ग है। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षरों का समूह है। तो क से लेके प वर्ग तक देखें तो कुल हो गए 25 अक्षर। और 25 अक्षर के बाद अंतिम जो वर्ग है उसमें य, र, ल, व, स, श, स और ह, यानी कुल मिलाकर के 5 और 3 8 अक्षर यहां दिखाई दे रहे हैं। यानी कुल 33 अक्षर यहां पर हमें मिले हैं। 11 स्वर मिले हैं और 33 यहां पर हमें अभी व्यंजन मिले हुए हैं। और इसके साथ ही साथ अयोगवाह कहलाते हैं इस ग्रुप में अम, अनुस्वार और अह विसर्ग, यानी 2 और हुए। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो 11 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि कुल 46 समूह हैं वर्णमाला में अक्षरों का। तो ये वो 46 अक्षर हैं। अब बात करते हैं ये जो अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग हैं, इनका क्या उपयोग है। तो अनुस्वार का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से होता है, अम की मात्रा, इसका उच्चारण अम होता है और इसका उच्चारण आहा इस प्रकार से होता है। विसर्ग कहलाता है और अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार का चिन्ह और विसर्ग का चिन्ह है, ये दोनों व्यंजन हैं। व्यंजन है क्योंकि इनका प्रयोग या उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। यानी व्यंजन की परिभाषा समझें हम कि व्यंजन ऐसे अक्षरों के समूह को कहते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। यानी कुल मिलाकर के इन 35 अक्षरों को उच्चारण करने के लिए, बोलने के लिए इन 11 अक्षरों की उच्चारण की आवश्यकता होती है। साथ ही हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो चंद्र बिंदु है और अनुस्वार, ये दोनों अलग अलग हैं। जो चंद्र बिंदु है उसका उच्चारण में मुंह और नाक दोनों की मदद से उच्चारण होता है। जब हम अम की मात्रा चंद्र बिंदु वाले किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं, जैसे हंसना, तो हंसना बोलते समय नाक का उच्चारण और साथ में मुंह का उच्चारण दोनों सम्मिलित होता है।
जबकि अनुस्वार का उच्चारण करते समय हम क्या करेंगे, जैसे देखिए एक हम शब्द ले लेते हैं संत। संत, यहां पे केवल नासिका का उच्चारण होता है, मुंह का उच्चारण या मुख का उच्चारण नहीं होता, साइलेंट होता है, शांत होता है। तो ये दोनों में व्याकरणिक रूप से अंतर है, ग्रामेटिकल जो डिफरेंस है दोनों के बीच में उच्चारण को लेकर है। जो अम की मात्रा होती है, दोनों का साउंड एक जैसा लगता तो है, लेकिन जो मूल अंतर है वो ये है कि चंद्रबिंदु का उच्चारण मुंह और नासिका यानी मुंह और नाक दोनों उच्चारण में एक साथ उपयोग होते हैं जब भी हम चंद्रबिंदु वाले शब्द का उपयोग करते हैं, हंसना। और जब अनुस्वार का हम उच्चारण कर रहे हैं, जैसे संत का हम उच्चारण कर रहे हैं, तो उस समय केवल नासिका का उपयोग होता है। अब बात करते हैं स्वर की। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अभी हमने देखा है अक्षरों के समूह को। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और कुल 35 व्यंजन है। उस 35 व्यंजन में 2 अयोगवाह भी सम्मिलित होते हैं। तो स्वर जो है वो मूल ध्वनि कहलाती है, मूल ध्वनि, जिसके उच्चारण के लिए और किसी अक्षरों के उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना उच्चारित किया जा सकता है, अन्य ध्वनि की सहायता के बिना उच्चारित किया जा सकता है। यह कहलाता है आपका स्वर। जैसे अ, ई, उ, स्वरों की कुल संख्या 11 है, जो हम देख चुके हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, और औ। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, क्योंकि देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि कोई हम जल्दी उच्चारण कर पा रहे हैं, कुछ में बहुत ही माइनर सा समय अधिक लग रहा है और जोर भी लग रहा है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। किस आधार पे? उच्चारण में जो समय लग रहा है, वो जब आप उच्चारण करोगे तो आप उस चीज को बेहतर समझ सकते हैं। आप उच्चारण करके देखिए, जैसे अ, आ, ई, तो आपको उच्चारण में समझ में आ रहा है, जोर भी आपको समझ में आ रहा है। तो इन उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे, जोर के आधार पर इसे कुल 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर है एक, दीर्घ स्वर है, और तीसरा जो है वो है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर है पहला, दूसरा दीर्घ स्वर है, और तीसरा जो है वो प्लुत स्वर कहलाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में अ के उच्चारण के बराबर समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अ के उच्चारण के, यानी जो पहला स्वर है अ, उसमें जो उच्चारण के लिए जो समय लगे, अ ये बोलने में जो समय लग रहा है, यदि उतना ही प्रेशर, उतना ही जोर लगाते हुए हम बोलें तो स्वर क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई और उ, औ, ये दीर्घ स्वर है, क्योंकि इन सभी में अ के उच्चारण के बराबर समय लगता है। यह व्याकरणिक परिभाषा के अनुसार है। और प्लुत स्वर की बात यदि हम करें तो प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं के उच्चारण के बराबर समय लगता है। के बराबर समय लगता है। जैसे सतीश हम बोलें तो ती के उच्चारण में, और ओम बोलें तो ओ के उच्चारण में 3 मात्राओं के उच्चारण के बराबर समय लगता है। यानी सीधी सी बात है, 3 चीजें यहां पर आ गई। देखिए अ लिख रहे हैं, फिर आ के रूप में लिख रहे हैं, और फिर ओ के रूप में लिख रहे हैं, तो 3 चीजें आ गई। अ सम्मिलित है, आ सम्मिलित है, ओ सम्मिलित है। तो ये आपका प्लुत स्वर होगा। ये हुआ उच्चारण के आधार पे। अब यदि हम बोले रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर 3 भागों में, और रचना के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो मूल स्वर और एक है संयुक्त स्वर। एक है आपका मूल स्वर और एक है आपका संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या है? अ, ई, उ और री, ये आपके मूल स्वर कहलाते हैं। अ, ई, उ और री। और संयुक्त स्वर कहलाते हैं आ, ए, ओ, मतलब जिसमें आप देख पा रहे हो कि स्वर एक से ज्यादा बार सम्मिलित है, नाम ही है संयुक्त। अ धन आ होगा, अ धन ई, ए होगा, अ धन ए होगा, अ धन उ, ओ होगा। तो इस प्रकार से संयुक्त स्वर जो हैं वो 2 स्वरों के
मेल से बनते हैं। अब मूल स्वर केवल 4 हैं, अ, ई, उ और री। व्यंजन, तो स्वरों में क्लासिफिकेशन हमें ध्यान में रखना होगा। उच्चारण के आधार पर 3 भागों में है, ठीक है। ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है, जबकि रचना के आधार पर 2 भागों में है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर है। व्यंजन, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं, उन अक्षरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वर की परिभाषा थी जिसका उच्चारण करने के लिए, जिसके ध्वनि का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य अक्षरों की सहायता नहीं ली जाती, वो स्वर होते हैं। जिसमें सहायता ली जाती है ऐसे वर्ण कहलाते हैं व्यंजन। जैसे च उच्चारण करने के लिए च और उसमें अ मिलाते हैं तब उसका पूरा उच्चारण हो पाता है च। त इसमें जब स्वर अ को मिलाया जाता है तब ये पूरा उच्चारण त के रूप में होता है, यानी उसको पढ़ने के लिए ही हमें उच्चारण के रूप में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यदि हम स्वरों की सहायता न लें तो आधा ही उच्चारण कर पाएंगे। त च अंदर की ओर जो है आवाज चली जाती है और वो भाग रुक जाता है आधे में। तो ये सभी व्यंजन के उदाहरण हैं। यहां पे इस जो 2 उदाहरण हमने देखा उसमें च और त के उच्चारण में अ जो पहला स्वर है, जो मूल स्वर है, उसका उपयोग किया गया, उसकी सहायता ली गई है। हिंदी में 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष, क्षत्रिय का छ, त्र और त्रिशूल का त्र और ज्ञ, ज्ञानी का ज्ञ। क्षत्रिय का छ, त्रिशूल का त्र और ज्ञानी का ज्ञ। तो ये जो 3 है वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके निर्माण जो है उसमें अलग अलग व्यंजनों की मात्रा मिली हुई होती है। जैसे देखिए क और षटकोण के श, इनका उच्चारण एक साथ करेंगे तो श का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण में क और षटकोण का श सम्मिलित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कौन से व्यंजनों के मेल से बने हैं। कितने संयुक्त व्यंजन है? 3 संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र और ज्ञ। क्षत्रिय का छ, त्रिशूल का त्र और ज्ञानी का ज्ञ। और इनके निर्माण को यदि हम देखें तो देखिए जो क्षत्रिय का छ, इसका जो निर्माण हुआ है वो क और षटकोण के श के मेल से हुआ है। उसी तरह का त्र, तो त और र यानी आधा त और र से मिलकर बना है। और जो ज्ञ है वो ज और च वर्ग के अंतिम व्यंजन इय से मिलकर बना है। ज और इय से बना है ज्ञ। ज्ञ या उसी को आप ज्ञ इस प्रकार से बोला जाता है। उच्चारण ज्ञ के रूप में होता है लेकिन एक्चुअल में वो है ज और इय, ज्ञ। इस तरीके से उच्चारण है इसका। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ये 3 प्रकारों में इसको बांटा गया है। व्यंजन 3 प्रकार से बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म इस प्रकार से बांटा गया है। क से लेकर म तक, क से लेकर म तक के 25 वर्ण जो हैं वो 25 वर्ण स्पर्श कहलाते हैं, क से लेकर के म तक के। यानी क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये सारे मिला करके जो 25 वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जबकि अंतिम लाइन में जो हमने देखा था य, र, ल, व, ये जो 4 हैं उसमें से य, र, ल, व ये अंतस्थ कहलाते हैं। और शक्कर के श, षटकोण के श, सरौता के स और ह ये ऊष्म कहे जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है व्याकरणिक आधार पर, ग्रामर के आधार पे। य, र, ल और व अंतस्थ कहे जाते हैं। श षटकोण के श, सरौता का स और ह, हल का ह ये ऊष्म कहे जाते हैं। तो 4 हो गए अंतस्थ, 4 हो गए ऊष्म और 25 हो गए स्पर्श। तो 25, 4, 29 और 4 कुल मिलाकर आप देखें 33 हमने देखे थे और आखिरी में 2 अयोग वाह देखा था हमने। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यंजन पे आधारित प्रश्न एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं।